माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस डियर स्टूडेंट्स, हम सब ऐसे ही मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। यस बच्चों, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी कैलकुलेशंस of the electron transport chain. So today we'll be seeing about the energy calculations regarding the electron transport chain. Yes dear students, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि what are the inhibitors of the electron transport chain. Yes बच्चों, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने वीडियो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल पे देखी है तो आपको पता होगा पूरे एनर्जेटिक्स के बारे में, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था एनर्जेटिक्स के बारे में कि कितने एटीपीज का फॉर्मेशन होता है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। यस, तो आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH एंड FADH2 कितने एटीपीज का जनरेशन करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आएगा NADH। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहे हैं और NADH ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस, और साथ साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं FADH2। दीज आर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स। इन दोनों का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस हमने देखा था कि NADH बन रहा था। ठीक है, और हमने क्रेब्स साइकिल के ड्यूरेशन के दौरान हमने देखा था कि NADH एंड FADH2 दोनों का जनरेशन हो रहा था। अब ये NADH एंड FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्या करते हैं? ATP का सिंथेसिस। अब वो कितने ATP बनाएंगे ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो NADH सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 1 को। यस, तो NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है कॉम्प्लेक्स 1 को। देन कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू दी कोएंजाइम Q किसको देता है? कॉम्प्लेक्स 2 को। वेरी सिंपल। कॉम्प्लेक्स 3 को। देन कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? थ्रू दी साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम लोग FADH2 की। तो सबसे पहले FADH2 क्या सोचेगा? FADH2 तो यही सोचेगा कि NADH ने तो अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 को दे दिया है, तो अब मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दूं? तो FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम डियर स्टूडेंट्स। फिर कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है? थ्रू द कोएंजाइम Q इट गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स 3। देन अगेन कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है? कॉम्प्लेक्स 4 को थ्रू दी साइटोक्रोम C। यस बच्चों, तो ये तो बहुत सिंपल सी कहानी हो गई। ठीक है, बट जब हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है या जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम दी कॉम्प्लेक्स 1 टू दी कॉम्प्लेक्स 4, तो यहाँ पे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज होती है? दैट एनर्जी इज बेसिकली यूटिलाइज्ड in the movement of the hydrogen ions or the protons from the matrix to the intermembrane space। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का यूज होता है हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर करने के लिए। तो हमने देखा था कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू 4 हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट हो रहा था फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। फिर कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू हमने देखा था कि इसके थ्रू भी 4 हाइड्रोजन आयंस का ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफर होता है। कॉम्प्लेक्स 4 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा था कि 2 हाइड्रोजन आयंस का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा यही हुआ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH हमें कितने हाइड्रोजन आयंस देते हैं? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स टोटल ऑफ 10 हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इतना याद है। जब बात करते हैं FADH2 की, तो FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है? कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। कॉम्प्लेक्स 2 के से कोई भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कौन से कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। तो इट इज थ्रू द कॉम्प्लेक्स नंबर 2। नो प्रोटॉन
गेट ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको। अब कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है? कॉम्प्लेक्स 3 को देता है। तो कॉम्प्लेक्स 3 के से कितने बनेंगे हाइड्रोजन आयंस? कितने हाइड्रोजन आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं? 4 हाइड्रोजन आयंस। और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 हाइड्रोजन आयंस। सिंपल। तो ये भी लिख सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 FADH2 से टोटल दैट इज 4 + 2 = 6 हाइड्रोजन आयंस का ट्रांसफर हो रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इन चीज़ों पे और बाकी प्रोसेस आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 5 की, दैट इज द ATP सिंथेस, तो इसके थ्रू कितने हाइड्रोजन आयंस पम्प्ड होते हैं इनटू द मैट्रिक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 की स्टोरी हमने पढ़ी ही थी कि ये क्या कर रहा था? रास्ते का काम कर रहा था। मतलब कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयंस का सप्लाई कौन करवा रहा था? कॉम्प्लेक्स 5, दैट इज दी ATP सिंथेस, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा था? जब ये यहाँ से H+ का मूवमेंट करवा रहा था मैट्रिक्स में, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, दैट एनर्जी वाज यूज्ड इन फॉस्फोराइलेटिंग ADP टू ATP, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब कितने ATP का प्रोडक्शन होगा ये हमें जानना है। तो एक चीज़ क्लियर है, 4 हाइड्रोजन आयंस, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 4 हाइड्रोजन आयंस के मूवमेंट से एक ATP का सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू 4 हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस get moved to the matrix, then it leads in the generation of 1 molecule of ATP, ठीक है। यहाँ पे आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? वेरी सिंपल, the formation of ATP or phosphorylation of ATP or the synthesis of ATP from the ADP along with the electron transport chain। इसका मतलब ये हुआ कि ATP की synthesis along with the electron transport chain is known as oxidative phosphorylation। yes dear students, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 4 hydrogen ions are required to produce 1 ATP। वेरी सिंपल। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 10 हाइड्रोजन आयंस कितने ATP बनाएंगे? ऑब्वियसली 10 हाइड्रोजन आयंस will lead in the synthesis of 2.5 ATP and 6 hydrogen ions will result in the synthesis of 1.5 ATP। वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। तो इससे हम समझ जा रहे हैं कि 1 NADH result in the synthesis of 2.5 ATP, जिसके बारे में मैंने आपको क्रेब्स साइकिल में बताया था, and 1 molecule of FADH2 result in the synthesis of 1.5 ATP। इसको याद रखिएगा बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द एनर्जी कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH से कितने ATP बनते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से कितने ATP बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया। सिर्फ इतनी सी कहानी समझाने के लिए मैंने आपको पूरी चीज़ समझाई कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि कैसे 2.5 ATP आता है या कैसे 1.5 ATP FADH2 से बनता है, ठीक बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। यस डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कई बार कि जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, या जब हम कुछ अच्छा कर लेते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग तो होते ही हैं, लाइक 1 या 2% लोग तो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, हमें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या लेग पुलिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लेग पुलिंग कौन करता है ये हम देखते हैं, ठीक है। सो हियर विल बी राइटिंग अबाउट द इनहिबिटर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये साइट स्पेसिफिक होते हैं,
कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर साइट पे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं। सबसे पहले कहानी में आता है कॉम्प्लेक्स 1। तो कॉम्प्लेक्स 1 के इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 के इनहिबिटर्स में आता है अफिश पॉइजन रोटिनोन, द सेकेंड इज द बार्बिचुरेट और द एमिटिल, द थर्ड वन इज एन एंटीबायोटिक पाइफिडिन ए। ठीक है, दीज आर द इनहिबिटर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स 1। इसको कैसे याद कर सकते हैं? रैप के थ्रू, म्यूजिक वाले जो बीट्स वाले जो रैप होते हैं ना, उसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। दैट इज रोटिनोन, एमिटल एंड द पाइफिडिन ए। ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये कैसे इनहिबिट करते हैं? इट इनहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एफएमएन टू द कोएंजाइम क्यू। तो एफएमएन से कोएंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर है उसको इनहिबिट करने का काम इनका होता है। दैट इज रोटिनोन, एमिटल, पाइफिडिन ए। ठीक है, जब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 की, सो व्हाट आर द इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 3? तो यहाँ पे 2 इनहिबिटर्स हैं। द फर्स्ट वन इज द एंटीमाइसिन ए विच इज एन एंटीबायोटिक, एंड द सेकेंड वन इज द ब्रिटिश एंटी-लेविसाइड, also known as डाइमरकैप्रोल। जब डाइमरकैप्रोल की बात करते हैं तो एक अच्छी सी चीज़ बताती हूँ, अच्छी सी चीज़ नहीं बट हाँ, डाइमरकैप्रोल इज़ बेसिकली यूज्ड एज एन एंटीडोट अगेंस्ट द वॉर गैस। ठीक है, वॉर गैस के लिए जो एंटीडोट की तरह काम करता है वो है डाइमरकैप्रोल। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द इनहिबिटर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स 3। जब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द साइटोक्रोम बी टू द साइटोक्रोम C1। बी से C1 के से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को इनहिबिट करने का काम क्या होता है कॉम्प्लेक्स 3 का। जब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की, तो इसके इनहिबिटर्स भी देख लेते हैं। तो इसके इनहिबिटर्स में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड and azide, hydrogen sulfide, and the last one but not the least is the cyanide। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगी कि जब हमने साइटोक्रोम देखा था, ठीक है, जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर बता रही थी कॉम्प्लेक्सेस का इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो साइटोक्रोम की जो आयरन होती है, इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ द ऑक्सीडाइज स्टेट एज वेल एज द रेड्यूस स्टेट ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद द रेड्यूस स्टेट ऑफ द साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम के रेड्यूस स्टेट से रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है। ठीक है, जब बात करते हैं एजाइड और साइनाइड की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ द साइटोक्रोम एंड इनहिबिट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 का जो इनहिबिशन होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, साइटोक्रोम A3 से ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो इनका इनहिबिशन इस तरीके से होता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आती है साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, तो अब साइनाइड तक आ गए हैं तो पॉइजनिंग भी समझा ही देते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग के केस में क्या होता है कि साइनाइड जो होती है वो ऑक्सीडाइज स्टेट, मतलब कि साइटोक्रोम की ऑक्सीडाइज स्टेट से क्या करती है, रिएक्ट करती है एज वेल एज क्या करती है, इट लीड्स इन द ब्लॉकिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन को ब्लॉक करती है एंड फाइनली इट लीड्स टू द सेल डेथ। इसीलिए साइनाइड पॉइजनिंग इतना डेंजरस होता है। ठीक है, अब सेल डेथ ये कैसे करता है, द सेल डेथ इज बेसिकली कॉज्ड ड्यू टू द कंडीशन नोन एज एस्फिक्सिया। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एस्फिक्सिया, दैट इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजन। बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऐसे केस को हम बोलते हैं एस्फिक्सिया, पर्टिकुलरली ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो साइनाइड पॉइजनिंग क्या करता है, सेल डेथ कॉज कर देता है। हाउ, ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन it leads to the development of the condition known as asphyxia, that is oxygen depriving condition.
ऑल्सो जो साइनाइड क्या करता है, वो रिएक्ट करता है द ऑक्साइड स्टेट ऑफ द साइटोक्रोम, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द साइनाइड पॉइजनिंग। सो यहाँ पे हमने इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी समझ लिया है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में जितनी डिटेलिंग्स थी वो कंप्लीट हुई। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो देख ही लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी कैलकुलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की एनर्जेटिक समझनी है तो वो मैंने सिट्रिक एसिड साइकिल की जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने बात किया था इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनहिबिटर्स में मैंने इतनी सारी चीज़ें इसलिए बता दी क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये टॉपिक भी कवर अप कर लिया है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। येस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Yes, do not forget to like, share and subscribe to Pharmacopedia. Yes, dear students, इतना मेहनत किया है तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। Yes, dear students, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।